ओके, आज हम लोगों ने बेसिकली डिजीज के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी होती क्या है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में कहाँ-कहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी और किस-किस तरह के उसके साइन एंड सिम्पटम्स आएँगे और उस इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से कौन-सी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सही हो गया? तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या है बेसिकली। इम्यूनो डेफिशिएंसी ये है कि हमारा जो सा इम्यून सिस्टम है ना, उसका कोई भी कंपोनेंट है या उनमें क्या है वो डेफिशिएंट हो गए हैं। आइदर वो फंक्शन में डेफिशिएंट हो गए हैं या फिर उनके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की डेफिशिएंसी आ गई, यानी कि डेफिशिएंसी किसी भी लिहाज से आ सकती है। सही है? डेफिशिएंसी किसी भी लिहाज से आ सकती है। डेफिशिएंसी या तो क्या हो सकता है कि उनका कोई पार्ट मिसिंग है उन वाले सेल का, या उनके डेवलपमेंट में किसी किस्म की क्या है डेफिशिएंसी आ रही है, या तो उनका क्या है फंक्शन में किसी किस्म की डेफिशिएंसी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनो डेफिशिएंसी में आती हैं। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी में बेसिकली कौन-कौन से कंपोनेंट है जो कि वाक़ई में उसमें जो है ना हमारा बॉडी में इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज़ करके डिजीज़ेज़ कॉज़ करवा रहे होते हैं। तो उनमें हमारे पास मेजर 4 कंपोनेंट्स आते हैं इम्यून सिस्टम के। टी सेल्स, बी सेल्स, कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट 20 प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है ये, और हम लोगों ने सारा कुछ इसके बारे में पढ़ा था, एज़ वेल एज़ द फेगोसाइट्स। ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के, जो कि क्या है हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम में, और इनमें कहीं ना किसी भी पॉइंट पे जो सा डेफिशिएंसी है वो हमारे पास इम्यूनो डेफिशिएंसी कोज कर रही होती है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उस पर्सन को किसी भी पर्सन में क्या है इम्यूनो डेफिशिएंसी है। नंबर वन पे तो ये है कि उनको आम लोगों की निस्बत जैसे इन्फेक्शन हो रहे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन इज हायर देन द नॉर्मल पर्सन। नंबर 2 पे क्या है, उनमें इन्फेक्शन बहुत सीवियर टाइप के हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, उसको पता भी नहीं चला कि मुझ में क्या है, मुझे इन्फेक्शन है, हल्के-फुल्के से सिम्पटम्स आए और वो क्योर हो गया। एंड देन द वो पर्सन जिसको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उसमें जब क्या हुआ, उसको इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें उसी वाले इन्फेक्शन की वजह से साइन एंड सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म के आए। सही है? और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन नहीं कॉज़ करते, वो वाले भी पैथोजेन क्या है, उन वाले ऑर्गेनिज़म्स भी इन वाले पेशेंट्स में, इन वाले लोगों में जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उनमें क्या है कि वो अ, इन्फेक्शन कॉज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिहाज से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन को क्या है इम्यूनो डेफिशिएंसी, कोई भी उसका कंपोनेंट में क्या है इम्यूनो डेफिशिएंसी मौजूद है। अब ये 2 तरह की हो सकती है, या तो ये कॉन्जेनिटल हो सकती है, यानी कि जब वो बेबी पैदा हुआ तो पैदाइशी तौर पे उसको क्या थी, इम्यूनो डेफिशिएंसी थी। लेकिन नंबर 2 पे क्या हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने एक्वायर की फ्रॉम द एनवायरनमेंट, या किसी भी टाइम पे, यानी कि पैदाइशी तौर पे उसमें नहीं थी लेकिन आफ्टर बर्थ उसके अंदर कहीं न कहीं से वो इम्यूनो डेफिशिएंसी आ गई। वो फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी सबसे ज़्यादा उनसे बेस्ट एग्जांपल है वो एचआईवी का इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स जो को जिस होता है। उसमें भी क्या है, पैथोजेन जैसा है वायरस है वो कोज़ कर रहा है इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि कोई भी पैथोजेन या डिजीज़ है उसकी वजह से उसने एक्वायर कर लिया ये इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसके अलावा अगर वो पर्सन है उसको ट्रांसप्लांटेशन के वो फेज़ से गुज़रा है तो उस टाइम पे भी वो क्या है इम्यूनो डेफिशिएंट होता है, और इसके अलावा अगर उसको किसी भी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दी जा रही हैं तो तब भी वो क्या हो जाएगा, वो इम्यूनो डेफिशिएंट ही होगा ऑब्वियसली। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्जेनिटल इम्यूनो डेफिशिएंसी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो आज हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं कॉन्जेनिटल इम्यूनो डेफिशिएंसी। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट टी सेल की डेफिशिएंसीज। ठीक है? कॉन्जेनिटल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टी सेल की डेफिशिएंसी। अब टी सेल की डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म की होती है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया हुआ है बहुत अच्छे से कि टी सेल सिर्फ एक टी सेल नहीं है। टी सेल का मतलब है CD4 पॉजिटिव टी सेल, और इसका मतलब ये भी है साइटोटॉक्सिक टी सेल। और अगर हमारे पास हमारे CD4 पॉजिटिव टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल नहीं बन रहे, तो इसका मतलब जो वो फंक्शन कर रहे थे वो हमारी बॉडी में नहीं आएंगे। अगर हमारे पास टी सेल में फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल में मसला है, वो डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली बी सेल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और बी सेल क्या है वो एंटीबॉडी सही से नहीं बना पाएंगे। अगर क्या है TH1 सेल के ऊपर मसला आ रहा है, तो वो इंटरफेरोन गामा नहीं आएगा, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, फेगोसाइटोसिस वाला अमल खराब हो जाएगा। यानी कि टी सेल की डेफिशिएंसी में जो सा है हमारे पास साइन एंड सिम्पटम्स अच्छे खासे सीवियर फॉर्म के आ रहे होते हैं, क्योंकि टी सेल का जो सा है हेल्प करने वाला फिनोमिना, और एज वेल एज साइटोटॉक्सिक टी सेल वाला जो सा काम है वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। वो सिर्फ उसका अपना ही काम नहीं होता, बल्कि दूसरे वाले जो सा इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट है वो उनको भी साथ लेके चल रहा होता है। सही हो गया?
इसके अलावा वो लोग जिनके अंदर टी सेल डेफिशिएंसी होती है, उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक का पढ़ लिया था कि क्या होता है कि वो पैथोजन जो कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर क्या है डिजीज कोज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे वो पर्सन में इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन कोज करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो जैसे अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने उस वाले अपॉर्चुनिटी को क्या किया, अवेल किया। स्टार्टिंग में जो से अबाउट 1 साल तक 6 माह तक जो है ना वो बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मदर के ज़रिए से जो से मैटरनल एंटीबॉडीज़ उनके अंदर आ रही होती हैं। इधर ड्यूरिंग द जो सा है पीरियड फ़ीटस लाइफ में जब होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जेस्टेशनल पीरियड में उनका आईजीएम, आईजीजी आ रही होती है मदर की तरफ से। इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से क्या है, आईजी आ रही होती है, यानी कि वो एंटीबॉडी उनको मिल रही होती है। जब ये एंटीबॉडी उनकी बॉडी के अंदर खत्म होना शुरू हो जाती है, तो तब साइन एंड सिम्पटम ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और तब इन बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और तब ये प्रेज़ेंट करते हैं विद द इन्फेक्शंस। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब टी सेल की डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली क्या किया जाता है कि ट्रांसप्लांट किया जाता है इन वाले पेशेंट में। इनको क्या किया जाता है कि हेल्दी जो से सेल है ना वो इनको ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया है तो इनके जो सा है डेथ रेट जो सा है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? क्योंकि इन्फेक्शन इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो फैटेलिटी की तरफ इनको ले जाते हैं। और हम लोगों ने जब पढ़ा था टी सेल के बारे में, उनके टीसीआर के बारे में, तो हम लोगों ने तब पढ़ा था कि जो उनसे ट्रैक्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर एक्सचेंजर सर्कल्स बनते हैं, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करके इधर ये देख सकते हैं कि जो सा टी सेल की सर्फेक्स के ऊपर टीसीआर है ना वो सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यानी कि हम लोग जब बेबी पैदा हो रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि इधर उसमें टी सेल की डेफिशिएंसी मौजूद है कि नहीं है। किसके ज़रिए से? ट्रैक्स के ज़रिए से, और ये हम लोगों ने तब काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डिजीजेस जो कि इन्वॉल्व हैं इसके बारे में, जो कि इन्वॉल्व है हमारे पास टी सेल की डेफिशिएंसीज में। तो नंबर 1 पे हम लोग बात करेंगे वेस्कर्ट एल्ब्रिक सिंड्रोम। अब इसमें क्या हो रहा होता है, पर्सन को ज़्यादा बुखार चढ़ा होता है, बार-बार उसको पाइलोजेनिक इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। यानी कि वो इन्फेक्शन जिनके अंदर क्या है, पर्सन को बुखार हो रहा होता है। वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, प्लेटलेट्स लो हो रहे होते हैं। इसके अलावा एक्जिमा, एक्जिमा होता है कि जो स्किन है ना वो रेड और एज़ वेल एज़ इच्ची हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं एक्जिमा। सही है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्जिमा। अब क्या होता है, इन वाले पर्सन में क्या हो रहा है, बेसिकली एक प्रोटीन होती है, सॉरी एक जीन होता है जिसका नाम है वेस जीन, WAS जीन। वेस जीन जो सा है वो उसमें म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है? एक्स लिंक जो सा है ना ये होता है, और इसमें क्या है, म्यूटेशन हो गई। जब इसमें म्यूटेशन हुई तो क्या हुआ, इसके नतीजे में वेस जीन जो सा है ना वो हमारे पास प्रोटीन बना रहा होता है, वेस पी प्रोटीन। अब इस वाले का काम होता है कि जो से सिग्नल्स है ना उसको आगे एक्टिन जो से फिलामेंट्स हैं, एक्टिन जो सा साइटोस्केलेटन है सेल का, उसको पास ऑन करता है। जब ये वहां पे जाएगा तो फर्दर आगे सारा का सारा काम हो जाएगा। तो जब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि वैस जो सा जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो गई, तो क्या हुआ, वैस पी प्रोटीन नहीं बनी। जब वैस पी प्रोटीन नहीं बनी तो क्या है, जो सेल की सरफेस के ऊपर से सिग्नल जब कोई भी उसका पैथोजन के साथ एक्सपोजर हुआ तो वो स्टिमुलेट हो गया सेल। स्टिमुलेट होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जाती है। तो वैस पी प्रोटीन एक्टिन जो सा साइटोस्केलेटन है उसको क्या है, सिग्नलिंग भेजनी है। जब वो सिग्नल ही नहीं जाया पाएगा इनसाइड द सेल, तो क्या है, एक्टिन फिलामेंट की असेंबली सही नहीं होगी। तो क्या होगा, इसके नतीजे में जो से टी सेल रिसेप्टर जब वो स्टिमुलेट होने के बाद क्या है, वो उनका रिस्पॉन्स भी नहीं सही होगा। सही है? यानी कि जो सा एंटीजन प्रेजेंटेशन जो सा है ना को उनका रिस्पॉन्स उन्होंने करना है, यानी कि टीसीआर जो सा है एंटीजन उसके साथ उसका वास्ता हो गया, तो आगे सिग्नल अंदर की तरफ नहीं गया, तो क्या है कि जो सा एंटीजन के साथ उसका आगे रिस्पॉन्स जाना था वो सही नहीं होगा। सही है? डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग उसकी भी इफेक्ट होगी। और इसके अलावा जो सा है बी सेल रिसेप्टर जब वो उनका एंटीजन के साथ वास्ता पड़ा तो बी सेल ने एक्टिवेट होना था। जब डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग इसकी नहीं गई तो बी सेल की एक्टिवेशन भी सही नहीं होगी, वो भी डिफेक्टेड होगी। सही है? तो इस लिहाज से क्या है, हमारे टी सेल और बी सेल डेफिशिएंट होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बात क्या करनी थी कि एक्स जो सा है लिंक जो सी ये डिजीज है, एक्सलिंक डिजीज है, बैस जीन जो सा है उसके अंदर म्यूटेशन आई, बैस पी प्रोटीन जो सा है ना वो सही नहीं बनी, और जब वो सही नहीं बनी जो सा साइटोस्केलेटन है, एक्टिन साइटोस्केलेटन वो असेंबल सही नहीं हो पाएगा, उसको सिग्नलिंग सही नहीं जाएगी।
तो फर्दर सारा ये काम आ जाएगा। एज वेल है जो सा हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है एक्टिन वाला, वो क्या कर रहा होता है कि वो आगे सिग्नल भेज के सेल को कह रहा होता है कि तुम जो है ना अब ये इन्वेडर आया है, इसके साथ मतलब सेल के दूसरे पैथोजन के साथ या दूसरे सेल के साथ इंफेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर क्या है ये इंफेक्शन ही जब ये सिग्नलिंग ही नहीं गई, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो सा है वो असेंबली उसकी सही नहीं हुई, तो सिग्नलिंग नहीं गई। जब सिग्नलिंग नहीं गई तो उसका जो सा सेल का अपने पैथोजन के साथ जो इस टाइम पे आया है उसके साथ इंफेक्शन भी नहीं सही होगा। जब वो इंफेक्शन नहीं सही हुआ तो क्या है कि जो सा पैथोजन के साथ उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आना था वो भी सही नहीं आएगा। यानी कि सेल अपने जो से इन्वेडर्स हैं जो कि उसको हार्म कोज कर रहे हैं, उनके साथ भी क्या है उसका काम जो सा है उसने काम करना था वो सही से नहीं आएगा, उसका इन्फेक्शन उनके साथ भी सही नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि इन वाले पेशेंट में क्या है, जैसे कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड है बैक्टीरिया का, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोकोकाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हो गया, उनका कैप्सूल है, तो उसके अगेंस्ट क्या है वो सही से रिस्पॉन्स कर ही नहीं पा रहा। और एज वेल एज इन पर्सन में क्या है आईजीए और आईजीई के लेवल्स क्या है वो ज्यादा होते हैं। ये क्या आता है हमारे पास बिस्कट एल्ब्रिक सिंड्रोम। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द इटेक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया। ये एक नर्वस डिसऑर्डर है बच्चों, ये क्या है ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। इसमें हो क्या रहा होता है, एटेक्सिया मतलब होता है कि स्पैगिंग, स्पैगिंग का मतलब हम लोग जब लेंगे ना आम जुबान में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अपने बैलेंस को सही से मेंटेन ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जो है ना वो सीधे से खड़े नहीं हो पा रहे होते, सही से बोल नहीं पा रहे होते। अब अगर आप अक्सर जो है ना मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो चल रहे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हिल रहे होते हैं, वो एक सीधी जो सी लाइन है ना उसमें नहीं चल पा रही होती, यानी कि उनकी गेट है ना वो ठीक नहीं होती। सही है। अब आपके जहन में शायद उन लोगों का वो तस्वुर आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही होती हूँ कि जो क्या है वो सही से चल नहीं पा रहे होते, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, दैट इज द एटेक्सिया। नंबर 2 पे टीलेंजिएक्टेजिया क्या है, टीलेंजिएक्टेजिया क्या है कि इसमें हमारी स्किन और हमारी जो से कंजक्टाइवास है ना आईज के, उनकी जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है ना वो बड़ी हो जाती हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो रेडिश हो जाती है, लेकिन क्या है कि जब उनको हम लोग टच करते हैं ना तो वो टेम्परेरी उस टाइम पे क्या है व्हाइट हो जाती है, दैट इज द टीलेंजिएक्टेजिया। अब इन पर्सन में क्या है अक्सर लोगों में क्या है लिम्फोपीनिया, जो से लिम्फोसाइट्स है ना उनका जो सा है नंबर वो कम हो जाता है, एज वेल एज इम्यूनोग्लोबुलिन पर्टिकुलरली जो से आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन है ना वो इनमें कम होती है अबाउट 2/3 ऑफ द पर्सन में। अब इन लोगों को क्या है आईजीए अगर कम है तो क्या है रेस्पिरेटरी जो से इन्फेक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। और ये कब से स्टार्ट होना शुरू होगी, अबाउट 2 years ऑफ लाइफ। क्यों, क्योंकि मदर फीड के जरिए से आईजीए जो सी सही वाली है वो इनको पास ऑन हो रही होती है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी बात कर ली कि जब वो पैदा होते हैं फौरन तौर पे ही ये जो से साइन एंड सिम्टम्स नहीं आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि जब ये मदर की तरफ से जो सी इम्यूनोग्लोबुलिन आई हुई वो खत्म होना शुरू हो जाती है तब साइन एंड सिम्टम्स सही वाले स्टार्ट होते हैं इनके अंदर। अब इसके पीछे बेसिक फिनोमिना क्या होता है जिसकी वजह से ये टेलेंजिएक्टेजिया हो रही होती है, तो क्या होता है कि हमारे जो सी बॉडी में हर वक्त डीएनए तो डिवाइड कर रहा होता है, रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो रेप्लिकेशन जब हो रही होती है ना तो उस टाइम पे डीएनए में बनते दौरान बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, और डीएनए के जो सा एक्चुअल वाले जो सा उसका सीक्वेंस था उससे चेंज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो यानी कि म्यूटेशन हो रही होती है, लेकिन हम लोगों की बॉडी के अंदर क्या है उस म्यूटेशन को हैंडल किया जा रहा होता है किसके जरिए से, डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स के जरिए से। डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम जो म्यूटेशन आई है उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको ठीक कर रहे होते हैं और जो सा है सीक्वेंस उसको वापस अपने एक्चुअल वाली साइड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन अगर उन वाले जीन्स में म्यूटेशन हो गई है जो कि जीन्स बना रहे थे डीएनए रिपेयर एंजाइम्स, तो क्या होगा डीएनए का रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो जो मसला जो म्यूटेशन हो गई है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा इन पर्सन में क्या होता है, लिम्फोपीनिया की तो हम लोगों ने बात कर ली कि इनके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लो होते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो अक्सर इन लोगों में जो है ना डब्ल्यूबीसीज ओवरऑल ज्यादा हुए होते हैं, एज वेल एज जो है ना लिकीमिया और लिम्फोमा के चांसेस इनके अंदर अच्छे खासे होते हैं। सही है। इसके अलावा और दूसरी तरह के कैंसर्स भी वो इनके अंदर ज्यादा होते हैं चांसेस। ये था अबाउट एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया जो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर था। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द थाइमिक एप्लेजिया। तो उसमें सबसे पहले आपने थाइमस को रिकॉल करना है। थाइमस क्या था, थाइमस वो साइट थी जहाँ पे हमारे जो से टी सेल थे उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। उनकी सरफेस के ऊपर क्या था, टी सेल रिसेप्टर भी अटैच किया जा रहा था, उनको सेल्फ एमएससी भी दिखाए जा रहे थे,
कि आपने इनको रिकग्नाइज करना है, टी सेल को दिखाए जा रहे थे एमएससी के, इनको रिकग्नाइज करना है, एज वेल उनको सेल्फ एंटीजन दिखाए जा रहे थे कि इनके अगेंस्ट तुमने एक्शन नहीं लेना। यानी कि थाइमस में क्या था, बी साइट की डेवलपमेंट हो रही थी। अब इस डिजीज में क्या है, थाइमिक एप्लेजिया में हमारा जो सा पैराथायरॉइड है, पैराथायरॉइड एज वेल एज हमारा जो सा थाइमस है, उसकी डेवलपमेंट जो सी है ना वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती। जब थाइमस की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रही तो आपको पता है ऑब्वियसली क्या है, हमारे टी सेल की डेवलपमेंट भी सही नहीं होगी। और नंबर 2 पे जब पैराथायरॉइड सही से काम नहीं कर रहा तो हम लोगों को पता है कि पैराथायरॉइड का काम क्या है। पैराथायरॉइड का हमारा जो है बॉडी के अंदर कैल्शियम का रेगुलेट करवा रहा होता है, बोन में से निकाल के उसको ब्लड के अंदर लेके आ रहा होता है, और इसके अलावा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा होता है। यानी कि इसका काम बेसिकली जो है ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के जो लेवल्स है ना उनको मेंटेन करना होता है। जब पैराथायरॉइड की डेवलपमेंट फेल हो गई तो क्या हो जाएगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑब्वियसली पर्सन को क्या हो जाएगी, टेटनी हो जाएगी। सही हो गया मैम ये प्लीज एक बार दोबारा बता दें, कौन सा बच्चे, ये कैल्शियम की कैसे कमी हो रही है, वो पैराथायरॉइड और थायराइड वाला? बच्चे आपने क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्लिनिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको कर देती हूँ। थाइमस का तो आपको पता है ना? यस मैम। थाइमस पता है, चलो ठीक है। अब हम लोग पैराथायरॉइड की बात कर लेते हैं। पैराथायरॉइड बच्चे हमारी जो है ना बॉडी के अंदर ग्लैंड होता है, हमारी नेक में पीछे वाली साइड पे जो है ना एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम लोग पैराथायरॉइड कहते हैं। पैरा इसलिए कि थायरॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो थायरॉइड के पीछे वाली साइड पे होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पैराथायरॉइड। तो इसका बेसिक काम क्या होता है, इसका बेसिक काम ये होता है कि जो कैल्शियम के लेवल्स है ना बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करवाना। अब ये कैल्शियम का लेवल क्या हो सकता है, नंबर 1 ये क्या करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, किससे, जीआईटी में से। इसके अलावा क्या है, ये बोन में से भी कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर लेके आ रहा होता है। यानी कि डिफरेंट तरह से काम सिर्फ यही कर रहा होता है, अपनी पूरी कोशिश इसकी यही होती है कि जो सा है ब्लड के अंदर जो से कैल्शियम के लेवल्स है ना वो सही रखे जाएं, वो पूरे रखे जाएं। अब क्या है कि अगर हमारे पास हमारी जो से है ना पैराथायरॉइड उसकी डेवलपमेंट फेल हो गई है तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम के लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैल्शियम के लेवल क्या हो गए, कम हो गए। जब ये कम हो गए तो क्या हो जाएगा, पर्सन को टेटनी हो जाएगी। जिसमें आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को बैठे बैठे क्या हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाती है ना, तो वो उस वाली कंडीशन को कहते हैं टेटनी। तो इन वाले पर्सन में पैराथायरॉइड जब वो डेवलपमेंट उसकी पूरी नहीं होगी तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनी हो जाएगी। इसके अलावा और भी इनके अंदर अक्सर लोग जो है ना उनके अंदर क्या है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जैसे एयोटा का आर्ट, एयोटिक आर्ट होती है ना, उसका वो वाली सही काम नहीं कर रही होती, वो मेलफॉर्म्ड हो जाती है। सही है, ये सारा कुछ हो जाता है। ये क्लियर हो गया अब आपको? यस मैम। ओके, सही हो गया। अब मैम वैसे टेटनी का ऑपरेशन तो बोन्स के साथ होता है ना, मतलब बोन्स में अगर कैल्शियम कम हो तो? बच्चे कैल्शियम की रेगुलेशन तो यही करवा रहा है ना, मतलब ब्लड से ही उसके आगे बोन्स में जा रहा है ना, इस वजह से शायद जरूरी है कि ब्लड में होना चाहिए। जी बच्चे दोनों साइड पे होना जरूरी होता है। देखो ना अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या है कि वो जब ये पैराथायरॉइड काम नहीं कर रहा तो ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये मेरा वैसे टॉपिक नहीं था, ये क्लिनिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है ब्लड के अंदर क्या है, किस टाइम पे कैल्शियम की कमी है। तो क्या होगा कि कैल्शियम को बोन में से निकाल निकाल के ब्लड के अंदर पूरा कर दिया जाता है। अब कभी भी आप देखो ना कैल्शियम की रिपोर्ट, हम लोगों ने बीसीओ रिपोर्ट देखी थी, कभी भी कैल्शियम जो है ना ब्लड के अंदर कम नहीं आता। सही है, उसकी वजह क्या हो रही होती है, उसकी वजह ये हो रही होती है कि कैल्शियम को हमेशा ब्लड के अंदर उसके लेवल क्या किए जा रहे होते हैं, मेंटेन किए जा रहे होते हैं। वो कैसे, अगर कहीं और से नहीं पूरा हो रहा होता है ना तो उसको बोन में से निकाल निकाल के क्या किया जा रहा होता है, वो ब्लड के अंदर ऐड किया जा रहा होता है। जब क्या है कि बोन वीक हो जाएंगी इन द एंड, बोन वीक हो गई ना इसके लिहाज से, जब यस बोन मैम। कैल्शियम को निकाल निकाल के ब्लड के अंदर पूरा किया जा रहा होता है ना, जब भी आप देखो ना
या आप किसी भी अच्छे क्लिनिकल जो है ना पैथोलॉजिस्ट को मिलो, तो वो आपको ये कहेगा कि ब्लड के अंदर तो कैल्शियम कम नहीं आता जल्दी कभी भी। क्यों? क्योंकि हमारी बोन में से कैल्शियम को निकाल के इसमें डाला जा रहा होता है, हमारे ब्लड के अंदर डाला जा रहा होता है, ताकि उसके लेवल हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन रहे और ब्लड के अंदर उसका जितना भी सर्कुलेशन, वो बाकी सारा जो सा उसका काम है, वो काम सारा चलता रहे। तो सबसे पहले तो जब कैल्शियम की कमी होती है, तो हमारे पास रेटिनिन की प्रेजेंटेशन नहीं आ रही होती, हमारे पास बोन वीक हुई होती है। सही हो गया। अब हमारे पास ये जैसा ठीक है मैम। थाइमस, ये वाला हम लोग बात कर रहे थे इस वाले एप्लेजिया की। इसमें क्या हो रहा होता है, पीछे वाला बैकग्राउंड इसमें ये है कि क्रोमोसोम नंबर 22 है ना, उसमें डिलीशन हो जाती है। उसमें कोई ना कोई जिनसे है ना न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, उनकी डिलीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास ये वाली आ रही होती है, डिजीज आ रही होती है। अब इन वाले पर्सन में क्या है, हम लोगों ने बात कर ली कि जिनसे हमारे टी सेल है ना, उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही। जब उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही, जो हम लोगों ने बात कर ली थी कि टी सेल रिसेप्टर को वहां पे जो है ना वो अटैच हो रहे होते हैं टी सेल की सरफेस के ऊपर, एज वेल एज जो है बाकी काम हो रहे होते हैं कि उनको एमएससी दिखाई जा रही होती है, सेल्फ एंटीजन, यानी कि वो सारा मैचुरेशन का काम टी सेल का थाइमस के अंदर हो रहा होता है। तो जब ये उनकी मैचुरेशन, उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हुई, तो इनको, इन वाले पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको न्यूमोसिस्टिक जेरोबेसियाई के और कैंडिडा के, दूसरे कैंडिडा एल्बिकन, ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजिन है। इन वाले जो से पैथोजिन के जन से है, इन्फेक्शन होने के चांसेस इन वाले पर्सन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इन्फेक्शन इनमें काफी सीवियर फॉर्म के होते हैं। अब क्या है, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट काम करेगा बच्चे? कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीकर्सर तो बिल्कुल ठीक थे। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला डेवलपमेंट में आ रहा है, जो कि हो रही थी इन द थाइमस। तो अगर इन वाले पर्सन को थाइमस ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो ये फिर ठीक हो जाएंगे। सही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन वाले पर्सन में कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि जो से प्रीकर्सर्स थे, जो से स्टेम सेल थे, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द साइटोकाइन सिग्नलिंग डिफेक्ट्स। साइटोकाइंस क्या थे? साइटोकाइंस वो मॉलिक्यूल्स थे जो कि सेल टू सेल इंफेक्शन कोज करवा रहे थे, सेल टू सेल सिग्नलिंग कोज करवा रहे थे। सही हो गया। अब हम लोगों ने डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस अपने टीएस सेल में भी पढ़े, टी सेल में भी पढ़े, इसके अलावा हम लोगों ने बी सेल में भी पढ़े। तो अब क्या है, जब साइटोकाइंस में या तो साइटोकाइन का अपना कोई भी मसला है, या फिर वो रिसेप्टर जिसके साथ वो साइटोकाइन ने जाके बाइंड करना था, उसका मसला है, तो उसकी वजह से ये सिग्नलिंग जो से है ना, वो डिफेक्ट आ जाएंगे। अब इन वाले पर्सन में फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, यानी कि इस वाले पर्सन में दूसरा म्यूकस वाला मेम्ब्रेन है ना, उस साइड पे क्या है, कैंडिडा एल्बिकन्स के इन्फेक्शन जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में है ना, वो ज्यादा हो रहे होते हैं। और हम लोगों ने बात कर ली थी पहले ही कि कैंडिडा एल्बिकन ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन में इन्फेक्शन कोज नहीं करता, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में ही क्या है, इन्फेक्शन कोज करता है। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है, क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में कि जो सा इंटरल्यूकिन 17 बजाते खुद उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या फिर जो सा उसका रिसेप्टर है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके अंदर क्या है, ये वाली डिजीज हो रही होती है, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। सही है। और इसमें मसला हमारे पास साइटोकाइंस का ये आ रहा होता है, हमारे टी सेल और बी सेल बिल्कुल सही होते हैं। अब हम लोग अब बात करते हैं अबाउट अगर हमारे पास डिफेक्ट है इंटरल्यूकिन 12 में, तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग टी सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि TH1 सेल है ना, जब हमारे पास डेंडेटिव सेल इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करते हैं, तो उनकी डिफ्रेंशिएशन उसी TH सेल की है ना, वो किसमें हो जाती है, इनटू द TH1 सेल्स में। क्या सबसेट की जब मैंने आपको सारा पढ़ाया था, तो तब हम लोगों ने बात करी थी अबाउट TH1 सेल, TH17 सेल, TH2 सेल। तो अगर इंटरल्यूकिन 12 रिलीज हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे जो से TH सेल है ना, वो इस वाले सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, दे विल डिफरेंशिएट इनटू द TH1 सेल्स। और TH1 सेल्स क्या कर रहे होते हैं, वो इंटरफेरोन गैमा रिलीज करवा रहे होते हैं। और इंटरफेरोन गैमा का हम लोग बारहा पढ़ चुके हैं कि वो क्या काम करवा रहे होते हैं, वो हमारे पास मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवा रहे होते हैं। और अगर इंटरल्यूकिन 12 नहीं है, TH1 सेल नहीं हुए, TH1 नहीं है, गामा इंटरफेरोन नहीं हुआ, गामा इंटरफेरोन नहीं है, नो एक्टिव मैक्रोफेजेस, यानी कि इन वाले पर्सन में भी इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट
डिफरेंट तरह के जो है ना, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर डेफिशिएंसी है उन वाले जीन में जो कि इनकोड कर रहे हैं STAT3, ये भी हम लोग पीछे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है STAT3, वो क्या कर रहा होता है, उसका रिलेशनशिप होता है विद इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 21 एंड इंटरल्यूकिन 23। अब क्या होता है कि जब ये वाला है ना, ये हमारे पास हमारे टीएस सेल को डिफरेंशिएशन करवा रहे होते हैं इनटू द TH17 सेल्स में। सही है, ये किस में ये करवा रहे होते हैं TH17 सेल्स में। तो जब हमारे पास TH17 सेल नहीं होंगे तो हमारे पास उसी तरह के साइलेंट सिम्टम्स आ रहे होंगे जो कि हमारे पास TH17 सेल काम कर रहे थे वो काम नहीं होंगे। इन वाले पर्सन में क्या हो जाएगी, TH17 सेल में डिफरेंशिएशन सही नहीं हो रही होगी। और इसके अलावा STAT3 जो सा है वो हमारे पास बी सेल की क्लास स्विचिंग में और न्यूक्लियोफिल्स की एक्टिवेशन में भी काफी ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं जॉब सिंड्रोम, या उसको दूसरे वर्ड्स में हम हाइपर IgE सिंड्रोम कहते हैं। उसमें भी क्या है, डिफेक्ट किसमें हो रहा होता है, डिफेक्ट होता है STAT3 में। इन वाले पर्सन को भी डिफरेंट तरह के दूसरे हैं, स्किन टाइप के इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो रहे होते हैं और इनके अंदर जो सा IgE के लेवल्स है ना वो नॉर्मल पर्सन की निस्बत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इनमें यूसिनोफिल्स के लेवल भी ज्यादा होते हैं। स्किन रेड और रिची होती है, यानी कि इन पर्सन में क्या है, एक्जिमा होता है। इसके अलावा इनको स्कल्पल डिफेक्ट्स भी होते हैं। सही है, ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, जब हमारे पास STAT3 नहीं है, उसकी डेफिशिएंट वो डेफिशिएंट है तो क्या होगा, नंबर 1 पे TH17 सेल है, उनकी डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी। नंबर 2 पे क्या है, हमारे पास जो सा है एक डिजीज जिसे हम जॉब सिंड्रोम कहते हैं, ये हाइपर IgE सिंड्रोम कहते हैं, वो हो जाएगी। और इसके अलावा जो से न्यूट्रोफिल्स की एक्टिवेशन है ना वो भी सही नहीं होगी। सही हो गया। अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं अबाउट कंबाइंड बी एंड टी सेल डेफिशिएंसीज। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था टी सेल की डेफिशिएंसी, अब हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड डेफिशिएंसी है, यानी कि टी सेल भी डिफेक्टिव है और बी सेल भी डिफेक्टिव है। अब डिफेक्ट यहाँ पे भी किसी भी लेवल पे आ सकता है। डिफेक्ट यहाँ पे उनकी नंबर में भी हो सकता है कि नंबर कम हो। डिफेक्ट इस साइड पे भी हो सकता है कि नंबर सही है, क्या है, स्ट्रक्चर सही नहीं है। नंबर 3 पे डिफेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है कि क्या है, कि उनका फंक्शन सही नहीं है। सही है, डिफेक्ट हमारे पास यहाँ पे टी सेल या बी सेल के किसी भी लेवल पे हो सकता है, उनके नंबर में भी डिफेक्ट हो सकता है, उनके फंक्शन में भी डिफेक्ट हो सकता है, कहीं पे भी डिफेक्ट हो सकता है। तो जब बीन में डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, पर्सन को जो सी डिजीज होती है वो हम लोग बार बार उसका नाम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे फ्रॉम द डे 1, वो हम लोगों ने पढ़ा था स्किड, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। स्वेयर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी कंबाइंड क्यों है, क्योंकि कंबाइंड बी और टी सेल दोनों दोनों डेफिशिएंट हैं। और स्वियर टाइप के इन लोगों में क्या है, इन्फेक्शन हो रहे होते हैं और बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के फंगस, बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजुआस, ये क्या है, इनको क्या है, बार बार इन्फेक्शन कोज कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन होते भी बहुत स्वियर टाइप के हैं। और जब बच्चा छोटा सा होता है ना, अबाउट यानी कि 3 to 6 मंथ में क्या है, ये इन्फेक्शन उस बच्चों को स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें हमारा जिन बच्चों में क्या है, स्किट है। अब इनमें डिफेक्ट कहाँ है, इनमें डिफेक्ट हमारे पास टी सेल या बी सेल, टी सेल और बी सेल के लेवल पे है। इन्नेट इम्यून सिस्टम हमारा फुली सही काम हो रहा होता है, उसमें वो फुली फंक्शनल होता है। लेकिन इन्नेट इम्यून सिस्टम, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कही थी कि अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इन्नेट इम्यून सिस्टम अपना पूरा काम कर रहा होता है, लेकिन इफेक्ट क्या है, बी और टी सेल के लेवल पे है। और जब वो काम नहीं सही कर रहे तो इन वाले पर्सन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। इसके अलावा इन वाले पर्सन में भी न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनाई, इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकन्स वगैरह के और डिफरेंट तरह के जो वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह की तरफ से चांसेस बहुत ज्यादा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा फैक्टर और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की दूसरी ना डिजीजेस आ जाती हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। अब कुछ इनमें से एक्स लिंक्ड है और कुछ ऑटोसोमल है। एक्स लिंक क्या होती है, जो हमारे पास हमारे एक्स वाले क्रोमोसोम है ना, उसके साथ रिलेटेड होती हैं, उनको दूसरी अल्फाज में हम लोग सेक्स लिंक्स भी कहते हैं। और नंबर 2 पे ऑटोसोमल, यानी कि जो एक्स और वाई जो से हैं हमारे क्रोमोसोम, उनके अलावा कोई भी क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये होता है, म्यूटेशन वगैरह कुछ भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल। अब हम लोग सबसे पहले लिखे पढ़ेंगे अबाउट द एक्स लिंक।
एक्स लिंक्ड स्किड क्या है, इसमें हमारे पास एक प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन चेन होती है जो कि इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर की होती है। उसमें डिफेक्ट होता है, जब उसमें डिफेक्ट होता है तो फर्दर उसका जितना भी काम है ना वो सही नहीं हो रहा होता है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या है, उसमें डिफेक्ट की वजह से हमारे पास हमारे बी और टी सेल क्या है वो सही नहीं होते, उनकी डेफिशिएंसी होती है। नंबर 2 पे हम लोग ऑटोसोमल डिजीज की बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर वो जीन जो कि इन्वॉल्व हैं टायरोसिन काइनेज में, और टायरोसिन काइनेज में एक इन्होंने बात की अबाउट Z70। सबसे पहले हम टायरोसिन काइनेज को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ा था। तो वो जो सा सिग्नल है ना, जब एक दफा सिग्नल 1 आ गया तो हमारा टी सेल क्या है, एक्टिवेट हो गया। जब वो सेल एक्टिवेट हो गया तो सिग्नल को फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग के लिए क्या है, जिससे हमारे टायरोसिन काइनेजेस है ना वो आ रहे होते हैं। तो जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इन्होंने टायरोसिन काइनेज Z70 की बात की है, तो उसमें क्या है, उसमें मसला है तो फर्दर जो सा सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी कि डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जा रही है सेल के अंदर वो नहीं जाएगी। इसके अलावा एक और जो सा है एंजाइम है जिसका नाम है जेनस काइनेज 3। अगर उसके अंदर मसला है तो उसमें भी क्या है कि एक नंबर 1 पे सिग्नलिंग सही नहीं जा रही होगी, तो यानी कि एक तो सिग्नल अंदर की तरफ ट्रांसमिट सही नहीं हो रहा है सेल की, तो सेल की एक्टिवेशन भी सही नहीं है। इसके अलावा जो सेल को सर्वाइवल सिग्नल मिलने हैं ना वो भी सही नहीं होंगे। सिग्नल 1 सेल की सरफेस के ऊपर जब एंटीजन बाइंड कर गया वो तो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद उनसे ये काइनेजेस है ना टायरोसिन काइनेजेस वगैरह वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो सिग्नल को इनसाइड अंदर की तरफ लेके जाके सारा काम करवा रहे होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट रैक 1 और रैक 2 की। ये हम लोगों ने कहा था कि रिकम्बिनेशन करवा रहे होते हैं, और जब ये नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो सा टी सेल रिसेप्टर और बी सेल रिसेप्टर हैं वो सही नहीं होंगे। यानी कि जो कि हमारे टी सेल रिसेप्टर हैं और बी सेल रिसेप्टर है ना वो सही से नहीं बनेंगे, और जब वो सही नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सेल जो है ना वो कभी भी काम सही नहीं कर पाएगा। अब नंबर 5 पे क्या है, अगर एडीए जो सा है एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी है, या फिर पीएनपी जो सा एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी है, तो क्या है कि जो से हमारे डीएनए की जो सी सिंथेसिस है ना वो सही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाले जो से एंजाइम्स है ना वो क्या कर रहे हैं, वो रिसाइक्लिंग कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो यानी कि हमारे जो से बोन मैरो के अंदर हमारे